नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, हाल ही में पारूमला पेरुनल, ये देखिए एक फेस्टिवल का नाम है, तो ये उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो एक प्रकार का ये रिलीजियस फेस्टिवल है। स्टेट ऑफ केरला के जितने भी कह लीजिए कल्चर से संबंधित लोग हैं वो ऑलमोस्ट सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। तो प्रतिवर्ष वहीं पे मनाते हैं, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, पारूमला फेस्टिवल केरला। नवंबर 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, जो ये भारत मंडपम बना है ना, वहाँ पे आयोजित किया गया था और जो है इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। इस चीज़ को भी हो सके तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी। 31 अक्टूबर 2023 को, ये पहले भी हमने बताया है कि इस डेट को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर करेंगे। तो यहीं पे आगे देखें कि इस डेट को जो है, इस अवसर पर युवाओं के लिए एक मेरा युवा भारत है ना, इंग्लिश में इसको माई इंडिया जो है कहा जा रहा है। तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म जो है, इसको लॉन्च किसने किया है हमें ये बताना है, ठीक है। तो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव कह लीजिए, जिसमें युवाओं से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाया जाना है। तो इसको लॉन्च किया था जो है मोदी जी ने, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। बी ऑप्शन, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर जो है नॉमिनेट किया गया है? तो शायद हमने पिछले वीडियो में सिटी ऑफ म्यूजिक देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये डिक्लेयर किया गया है, केरला की ही सिटी है हमारा, कौन सा? कोझिकोड, ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो भी भारत में पेंशनर्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे उनको अपने जीवित होने का जो सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट, उसको सबमिट करना होता है ताकि ये पता चलता रहे कि आप जीवित हैं, ठीक है। अदरवाइज किसी मरे हुए इंसान को भी पेंशन जाती रहेगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इसी सिस्टम में क्या है कि डिजिटल जैसे आजकल चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं, तो पेंशनर्स को फेशियल ऑथेंटिकेशन जो है इस टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए एक जो ये महीने भर का जो है ये प्रोग्राम चलाया, कैंपेन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने, ठीक है, भारत सरकार का जो है डीओपीटी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, विकल्प सी सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर वार्ता फिर से शुरू की है? तो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट, इस पर चर्चा हो रही है कि एक मतलब एक अच्छे उस पर पार्टनरशिप पे आगे बढ़ा जाए भारत और श्रीलंका के बीच। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार होता है बेसिकली, तो 2023 किसने जीता है? तो भारतीय मूल की जो है नंदिनी दास को ये अवार्ड मिला है, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए इनकी एक पुस्तक है जिसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको देख लीजिए एक बार। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो आपको पता है कि लास्ट जो हमारे नेशनल गेम्स हुए कहाँ पे हुए थे? गुजरात में। अभी ये 37th का आयोजन स्थल क्या है? गोवा। और यहाँ पे जो ऑफिशियल इसके स्पॉन्सर होते हैं गेम्स के, तो इसके लिए चुना गया है पेटीएम को, ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट कंपनी है। हाल ही में किस राज्य की रीतिका हुड्डा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप
जो चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल दूसरी भारतीय बनी है। तो यहाँ पे ये बेसिकली संबंधित हैं हरियाणा से, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम रितिका हुडा, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये जो चैंपियन बनी है अंडर 23 ग्रुप में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, सी, ठीक है। तो ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला बन गई है, ठीक है। पहली का नाम जरा बताइए कौन है, कमेंट करिए जरा। नेक्स्ट है कोलकाता के राजभवन जो गवर्नर हाउस है, तो उसमें प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष को अब किस नाम से जाना जाएगा, ये बताना है हमें। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही यहाँ पे ये जो है आइकॉनिक थ्रोन रूम या फिर सिंहासन कक्ष कह सकते हैं, एक मतलब बिल्डिंग है। तो इसको अब तक इस नाम से जानते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है ये नेशनल यूनिटी डे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कह लीजिए डेडिकेट करते हुए अब इसको उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, ठीक है, इस नाम को ध्यान रखें। और दूसरी तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है कि जो ये ऐसे दे देंगे कि सरदार पटेल यूनिटी जो रूम है वो किस सिटी में स्थित है या फिर किस राज्य में। तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे कि कोलकाता में है, ठीक है। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सचिन का मतलब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर से है, ठीक है, क्रिकेट के हमारे महान खिलाड़ी। तो ये स्टेडियम किस शहर में है, तो इनको सचिन जी को जो है ट्रिब्यूट देते हुए इनकी एक स्टैचू जो है अनवील किया गया था वर्ल्ड कप के दौरान, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है। तो ये है मुंबई में, ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में किस शहर में आयोजित 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का जो है शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये सिटी कौन सी है हमारी, ऑप्शन डी लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे कि जो है इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि लखनऊ से किया गया है। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बारे में 2 कथन है, कौन सा सही है। तो देखिए जागीरदारी प्रथा होती थी, उसको रिप्लेस करते हुए मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की गई। इसमें बेसिकली मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, एक प्रकार का कह लीजिए कि पोजीशन ऑफर की जाती थी। ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ आर्मी एज वेल एज सिविल सर्विसेज उस समय के सोसाइटी का था ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला है कि मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया, राज्य की आधिकारिक श्रेष्ठता थी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑफिशियल नोबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। नोबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे हमने देख लिया, एक प्रकार से आर्मी या फिर सिविल सर्विसेज, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि मनसबदारी का सिस्टम बेसिकली किसी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर वो उस तरीके का मान लीजिए क्षमता रखता है तो उसको ये रैंक प्रदान की जाती थी। तो ये वंशानुगत होती ही नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये निर्धारित की जाती थी उस समय के बेस्ट लोगों के लिए, ठीक है। तो सिर्फ पहला कथन हमारा जो है वो ठीक होगा। उन्नीस 1905 में सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 1905 जाहिर सी बात है, यहाँ पे इंडिया में उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो फेमस है इसका पार्टीशन ऑफ बंगाल का इवेंट, आपने ना पढ़ा हो तो पढ़िएगा। तो उसी की बात हो रही है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जिसमें क्या हुआ, बंगाल को डिवाइड किया गया ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। जैसे मॉडर्न डे जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा और बिहार, ये सब रीजन जो है वेस्टर्न पार्ट में आए, और ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश वगैरह का रीजन वर्तमान में है ये, और असम, है ना, इस तरीके से विभाजित किया गया। तो वही दूसरा कथन में लिखा है, एक नया प्रांत गठित किया गया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसी 1905 के सिविल प्रशासन के संदर्भ में दोनों कथन हमारे ठीक हैं। ये देखिए इसमें से किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, ठीक है, क्वासी फेडरल स्टेट। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे केसी वियर, ऑप्शन डी इनका ये कथन है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझें इसको, तो फेडरलिज्म देखिए ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे फेडरलिज्म के हमारे जो फीचर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होना। जैसे अब इंडिया में ही बात करें तो यूनियन का भी होता है और स्टेट का भी, ठीक है। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। लेकिन वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि कई सारे हमारे जो ऐसे फीचर्स हैं वो नॉन फेडरल हैं, है ना, जिसमें कि हमारा यूनियन जो है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी क्रम में एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कुलदीप नायर वर्सेस स्टेट ऑफ नहीं, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। हो सके तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है फेडरलिज्म, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पे केसी वियर का ये स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दोनों ही जो ये फीचर्स हैं वो शो किए जाते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्रक्चर में देखें तो फेडरल है, यूनियन और स्टेट्स के दोनों तरीकों से ऑब्जर्व करते हुए, लेकिन जो स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे है वो कैसी है, यूनिटरी है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्वासी टर्म यूज किया है ना, अर्ध संघीय राज्य, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने शॉर्ट में देखा है। अगर चाहें तो आप पॉलिटी में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अलग अलग विचार हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये देखते हैं अब, ठीक है। तो भाग 9 पढ़िएगा पंचायत वाला, वहाँ पे कई सारे प्रावधान हैं पंचायतों के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में देखें, पहला है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आरक्षित होंगी, तो ये गलत है। 1/3 सीट्स के रिजर्वेशन की बात जो है ये चीज़ है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, ग्राम सभा, एक ये टर्म है, एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि किसी तहसील का एग्जाम्पल ले लीजिए तो उसमें 3-4 गांवों को, जो छोटे छोटे गांव हैं उसको मिला करके ग्राम सभा का निर्माण होता है, ठीक है। उसका एक जो है प्रधान चुना जाता है, ठीक है, सरपंच। तो ग्राम सभा में क्या होगा, एक ग्राम सभा बेसिकली एक ऐसी यूनिट है जिसको अगर हम समझें तो जिसमें वो सारे लोग जो इलेक्टोरल रोल जो होता है ना, जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि 18+ होंगे तभी रजिस्टर्ड होंगे। तो वैसे लोगों का एक समूह जो है उसको ग्राम सभा नाम से संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि गाँव में रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं, तो सभी में तो बच्चे भी शामिल होते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो एक गाँव की परिभाषा हम अगर सामान्य तौर पर समझे तो वो हो सकती है जहाँ पे सभी लोग रहते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है कि 18+ यानी कि जो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है वो लोग शामिल होते हैं। तीसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान आपने जो है पढ़े होंगे। तो जैसे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है ना, फिर बीच में मंडल परिषद, जो यहाँ पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति कई जगहों पे कहा जाता है, ठीक है। मंडल परिषद, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, अलग अलग इसके नाम है, ठीक है। और थर्ड टियर हमारा क्या होता है, जिला परिषद, है ना। तो ये पंचायत का स्ट्रक्चर होता है। तो तीसरा कथन हमारा ठीक है, ठीक। तो तीसरे को चुनेंगे सिर्फ। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक प्रकार का ये नॉट फॉर अ प्रॉफिट समूह है, ठीक है। तो ये एक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 1990 के दशक से जो है एक तरीके से ये लोग RTI है ना अधिनियम के तहत जो है मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स कह लीजिए, इसकी दिशा में कार्यरत हैं। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान रखिए कि हाँ किस चीज़ से ये लोग जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ उसके द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था। तो जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसे करके हमारा एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 43A, ठीक है, DPSP के पार्ट में। कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सही है। तो भाग 6 जो स्टेट वाला है उसका आर्टिकल 162 कुछ मामलों में जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है उसके विस्तार के बारे में बताती है। ऑप्शन डी। देखिए जिस प्रकार से खजुराहो प्रसिद्ध है तो वैसे ही इसमें से एक मंदिर है जिसको विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो है महाराष्ट्र में वेन गंगा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है। इसको कहा जाता है विदर्भ का खजुराहो। ध्यान रखिएगा ये पहले भी 1-2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का अस्त्र या औजार है, ठीक है, टूल है बेसिकली। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, RBI के अंतर्गत। तो बेसिकली क्या होते हैं जो ये
रेट्स हमारे डिसाइड होते हैं ना, CRR, SLR, ये सब जो हैं, तो इनका निर्धारण मुख्य रूप से ये MPC करती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही सब ये कार्य आते हैं। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बेसिकली इसको कहा जाता है ना। तो यही एक टूल है इसका। बाकी सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ये सब जो चीज़ें हैं किसका पार्ट होते हैं? हमारे फिस्कल पॉलिसी का। जो कौन बनाता है? भारत सरकार। ठीक है, तो दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है सर क्रीक विवाद का संबंध इसमें से किन देशों के बॉर्डर के बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैरी टाइम बाउंड्री जो है उसके निर्धारण का एक डिस्प्यूट है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। एक बार चाहें तो एक बार मैप में लोकेट कीजिएगा कि क्या है इसका एरिया। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, किस शासक ने बनवाया था? तो अराउंड जो है 1000 AD के आसपास चंदेल डायनेस्टी के किंग थे ये धंगदेव। ठीक है, इन्होंने बनवाया था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया एक तरीके से हम देखें तो इस हिसाब से अगर हम किसी नदी का सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन देखेंगे इंडिया में है वो गंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो उसके पार्ट हैं उसमें ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब ये सब आते हैं, है ना। वेन डिफरेंस जो है ये पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होता है ये। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी इसमें से कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो तिब्बतन रीजन में देखेंगे जो मानसरोवर लेक के आसपास का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है इसको कहते हैं, ये स्थित है। तो यहीं से ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे। तो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके माध्यम से पंचायत का भाग जोड़ा गया 9th। ठीक है, तो हमारा ये अमेंडमेंट जो है इन्फोर्स हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है, तो उसी डेट को यहाँ पे पंचायती राज डे जो है मनाया जाता है। आप जरा हमें ये बताइए कि ये वर्ष कौन सा था, ईयर कमेंट करिए जरा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ नाइट्रोजन निर्धारण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमॉस्फेरिक होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी को चुनेंगे। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम है। धुंध अनिवार्य रूप से किसकी वायुमंडलीय उपस्थिति के कारण होता है? स्मॉग की बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली वगैरह के रीजन में जैसे दिवाली और जब ये धान वगैरह की कटाई होती है उस समय ये स्थिति काफ़ी कई वर्षों से जो है लगातार दिखी जा रही है। तो बेसिकली स्मोक और फॉग। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मिश्रण कहते हैं स्मॉग को। इसमें स्पेशली जो है क्या होता है कि ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के जो है उपस्थित होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह से स्मॉग यानी धुंध का निर्माण होता है। ठीक है, और जो है ये बेसिकली वही है कि जैसे जितनी लार्ज अमाउंट में यहाँ से जो चीज़ें जलाई जाती हैं पृथ्वी की सतह पे, ठीक है, खास करके जैसे ये पराली वगैरह हो गया, इसके अलावा कोल है ना, व्हीकल से जितने भी एमिशंस होते हैं तो यही सब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं जिनमें ये कंपाउंड्स होते हैं, फिर ये जो है स्मॉग का निर्माण वहाँ पे कर लेता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 मिलता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार से संबंधित नहीं है? तो देखिए हमने पहले बताया है आर्टिकल 12 से 35 के मध्य भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कुल 6 भागों में विभाजित हैं, कुछ आर्टिकल्स। तो इसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी जो कि जैसे 14 से 18 के बीच में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 और 24 के बीच में है। ठीक है, फ्रीडम में 19 से 22। तो यहाँ पर राइट टू वर्क ऐसा कोई भाग नहीं है हमारा। बॉडी में कई प्रकार के एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इन सबको पढ़िएगा, अलग अलग पूछे जाते हैं कई बार। तो ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो बॉडी में हमारे जो पैनक्रियास है यहाँ से ट्रिप्सिन का जो है सिक्रेशन होता है जो फर्दर प्रोटीन के जो कह लीजिए ये ब्रेक डाउन वगैरह में आगे कार्य करता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो विजयनगर एम्पायर बेसिकली जो दक्कन रीजन आप देखते हैं इसमें बेस्ड एक एम्पायर ऑन मतलब मेनली 1336 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो भाई थे, हरिहर और उनके भाई बुक्का, इनके द्वारा इसका फाउंडेशन जो है किया गया। ये भी आपको ऊपर एक दो बार बता ही चुके हैं इसी वीडियो में। 73rd अमेंडमेंट, इसका उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका प्रावधान करना, ऑप्शन सी। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसने जो है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें सबसे पहले इसने जितने भी कमोडिटीज़ थी उसकी कॉस्ट को फिक्स किया, ठीक है, और सामान को जो है ओपन मार्केट में ला करके बेचने के लिए अवेलेबल कराया गया। और मार्केट कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया, एक मिनिस्टर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था दीवान ए रियासत, ठीक है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है इसका आयोजन किस लिए हुआ था ये बताना है। तो ये बेसिकली जो है इसको हम मुख्य रूप से अर्थ समिट है ना, या फिर जो है ये एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, थोड़ा इसको पढ़िएगा। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित था? हमारा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से। उत्तर प्रदेश में जो है किस जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है ये, मेरठ में। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो जो है ओशनिक सुनामीज के बारे में आपने देखा या पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में विश्व स्तर पर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक यूएन के द्वारा ये डे जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ 2015 से, ठीक है। तो डेट है ये 5 नवंबर। कौन सा देश 2024 में विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इसका आयोजन होगा इंडिया में, इस वजह से चर्चाओं में था, ध्यान रखेंगे। 5 से 9 नवंबर तक भारतीय नौसेना की नौकायान चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में, मुंबई। विश्व स्तर पर जो है हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये जो है 3 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, ऑप्शन डी को चुनेंगे। यहाँ पे जरा हमको आप ये बताइए, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? कमेंट करिए एज ऑफ नवंबर 2023। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। कौन सा देश अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी का सफलतापूर्वक बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो लगभग एक 14 वर्ष का जो है एक पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था भूटान ने। उसके अंतर्गत अभी रिसेंटली उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इन्होंने जितने भी आवारा गली वली के कुत्ते थे इन सबको वैक्सीनेट किया है और इनको जो स्टेरिलाइज भी किया है, ठीक है, ऑप्शन बी। एडलगीव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन टॉप पे है? तो ये एक संस्था के द्वारा हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट जारी की गई, जिसमें जो टॉप दान देने वाले लोगों की एक सूची है ना, वैसी एक लिस्ट है। तो इसमें हमारी जो ये टेक्नोलॉजी कंपनी ना HCL, ठीक है, उसके को फाउंडर हैं शिव नाडर जी, इनको मिला है, ठीक है, या मतलब ये सॉरी मिला नहीं, ये टॉप पे है इस लिस्ट में चैरिटी के मामले में। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट है, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी रिसेंटली जो है ICC मेंस वर्ल्ड कप जो है कंक्लूड हुआ, ऑस्ट्रेलिया उसमें विजयी रहा 6ठी बार। तो जो है ओवरऑल टूर्नामेंट के कंक्लूड होने पे जैसे इस टूर्नामेंट में लगभग 27 विकेट लिया मोहम्मद शमी ने भारत की तरफ से, और उनके पूरे जो वर्ल्ड कप कैरियर है, जितने भी वर्ल्ड कप उन्होंने खेले हैं, उन सब को मिला करके जो अब तक सबसे ज़्यादा किसी गेंदबाज के विकेट हुए हैं वो इन्हीं के हुए हैं, जो है लगभग कुल ये 55 विकेट हो गए हैं, ठीक है। तो हालांकि ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में पहला 100% जैविक राज्य था? तो 2018 के अराउंड जो है ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था सिक्किम को, ठीक है। वहाँ पर जितने प्रकार के कल्टीवेशन होते हैं उन सबको ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह का उपयोग नहीं है। तो इस वजह से विश्व में जो है पहला ऐसा स्टेट ये डिक्लेयर हुआ था। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल का उपयोग करने से कौन सा रोग जो है होता है?
तो बेरी रोग जो है इसकी शिकायत इससे होती है जब पॉलिश्ड किए गए राइस आप खाते हैं, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें समाप्त हो जाते हैं पॉलिशिंग में, जिस वजह से ये बीमारी होती है। जब कपूर नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं आपने जैसे टॉयलेट वगैरह में देखी होंगी या फिर कपड़ों वगैरह में कुछ लोग रखते हैं, और या फिर ड्राई आइस शुष्क बर्फ, है ना, क्या होता है ये सॉलिड CO2। तो ये सभी किसी भी पदार्थ या फिर जो है इसका एक नमूना कुछ समय बाद गायब हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये जितने भी सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, अगर इनको जैसे रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर स्टेट पे और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये थोड़े थोड़े मात्रा में इनकी जो है वहाँ से गायब हो जाती है। तो क्या होता है? सब्लिमेशन हो जाता है इसका, ऊर्ध्वपातन। ठीक, यूपीपीसीएस का एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, अक्सर इससे हर बार क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। और यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हमारे यूपीपीसीएस के लिए ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं, पेड ग्रुप। पूरी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ पेड ग्रुप की प्रैक्टिस भी करनी हो अगर, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, एग्जाम से पहले आपको 10-12 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको करने के लिए भी सिर्फ आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर वही है, उस पर कॉन्टैक्ट आप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इसके आगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।